नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। नेपाल में हुए तख्ता पलट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पड़ोसी देश नेपाल में भड़की आग की आंच भारत तक ना पहुंचे, इसके लिए भी भारत ने एहतियाती कदम उठाए और बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं नेपाल में सेना के कब्जे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। अब सैकड़ों जेनजी के दंगाइयों को ठोक दिया गया। सेना ने करोड़ों की जब्ती शुरू कर दी और इस बीच नेपाल से एक और बड़ी खबर सामने आई। सत्ता सौंपने को लेकर बड़ा फैसला हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है, नेपाल में जेनजी ने किया सरेंडर, दंगाइयों को सेना ने निपटाया, नेपाल में नई सरकार का ऐलान, कौन बनेगा नेपाल का प्रधानमंत्री? नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजनीतिक संकट और हिंसा के बीच सेना का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। पूरे शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं की छूट दी गई। सेना ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। नेपाल में तख्ता पलट के बाद नई सरकार के गठन की कवायद भी तेज हो चुकी है। फिलहाल नेपाल की बागडोर सेना के कंट्रोल में जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि नेपाली राजनीति में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन उससे पहले सेना ने दंगाइयों को सरेंडर पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद पूरे नेपाल में हाई अलर्ट है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक उथल पुथल के बाद सेना ने पूरे देश में कड़ी पाबंदियां और कर्फ्यू लागू कर दिया गया। मंगलवार को हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। हालात को कंट्रोल करने के लिए सेना ने पूरे देश में सुबह से शाम 5 बजे तक पाबंदियां और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की। सेना ने कहा कि ये कदम लूटपाट, आगजनी और हिंसा रोकने के लिए जरूरी है। इस बीच काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बंद कर दिया गया, लेकिन फिलहाल इसे खोला गया है। काठमांडू समेत बड़े शहरों में सड़कें सुनसान हैं, सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग बाहर निकल रहे हैं। पुलिस और सेना की गश्त बढ़ा दी गई है। सेना की टुकड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं, जबकि आग से जल रही इमारतों को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड रात दिन काम कर रही है। सेना ने चेतावनी दी है कि कर्फ्यू और पाबंदियों के दौरान किसी भी तरह के प्रदर्शन, आगजनी या किसी निजी संपत्ति पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आर्मी ने यह भी कहा कि कुछ लोग हालात का फायदा उठाकर अपराध को अंजाम दे सकते हैं। लोगों से घरों में रहने और सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकलने की अपील की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को छात्रों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के दौरान कई हथियार और गोला बारूद लूट लिए गए। सेना ने लोगों से कहा है कि अगर उनके पास ऐसे हथियार हैं तो उन्हें फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन या सुरक्षा बलों को सौंप दिया जाए। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही आम लोगों को सेना की वर्दी पहनने से भी मना किया गया है। काठमांडू में सेना ने कार्रवाई तो शुरू कर दी, जबकि चाबहील, बौद्ध और गौशाला इलाकों से यहां पर 27 लोगों को लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि इनके पास से लाखों की बरामदगी, हथियार, मैगजीन, गोलियां भी बरामद की गई। प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ शुरू हुए इस आंदोलन के बाद नेपाल में हालात काफी बिगड़ गए थे। सोमवार को पुलिस की कार्रवाई में ही कम से कम 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पर पाबंदी सोमवार रात को हटा दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों पर हमला करना उनका जारी रहा। सेना ने साफ किया कि कर्फ्यू और पाबंदियों के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य कर्मचारी और सुरक्षा बल ही उन्हें ही काम करने की इजाजत है। आम लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी तक जारी कर दी गई, ताकि हालात बिगड़े और नुकसान ना पहुंचे। यानी आर्मी ने पूरी तरह से नेपाल पर कंट्रोल जरूर कर लिया, जिसके बाद हालात फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन कर्फ्यू में बीच बीच में ढील भी दी जा रही है। सुशीला कार्की बनेगी नेपाल की अंतरिम पीएम। नेपाल में केपी ओली के तख्ता पलट के बाद नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन और कई राजनीतिक गुटों के बीच बातचीत का दौर भी जारी रहा। इसी कड़ी में जेनजी आंदोलनकारियों ने एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें 5000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। इस ऑनलाइन सभा में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने का सबसे ज्यादा समर्थन किया गया।
काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जिन्हें जेन जी का चेहरा माना जाता रहा, बताया जा रहा है कि उन्हें युवाओं की अपील का कोई जवाब नहीं दिया, यानी पीएम पद का ऑफर जो था उस पर वो खामोशी अख्तियार कर गए, जिसके बाद चर्चा दूसरे नामों की तरफ मुड़ गई और सुशीला कार्की को सबसे ज्यादा समर्थन हासिल हुआ। सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए 2500 से ज्यादा समर्थन पत्र मिल चुके हैं। ऐसे में यह तय है कि नेपाल को सुशीला कार्की के तौर पर पहली महिला प्रधानमंत्री मिलने वाली है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी हैं, जिनका जन्म 7 जून 1952 को मोरंग जिले के विराटनगर में हुआ था। 2016 में ये पद उन्होंने संभाला था, जिसके बाद अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एक टीचर के रूप में की और बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। सुशीला कार्की का बीएचयू से क्या है नाता? महेंद्र मोरंग कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। सुशीला कार्की ने साल 1979 में अपने वकालत के करियर की शुरुआत की। 2007 में उन्होंने सीनियर एडवोकेट के रूप में भी यहां पर नामित किया गया। कार्की भ्रष्टाचार के मामलों में अपने निर्भीक और कड़े रुख के लिए जानी जाती हैं। वो 2006 में संवैधानिक मसौदा कमेटी की सदस्य भी रह चुकी हैं। 2009 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एडहॉक जज नियुक्त किया गया और 2010 में स्थायी जज बनाया गया। 2009 में ही नेपाल सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अधिवक्ता न्यायाधीश भी बनाया गया और फिर 2010 में वो स्थायी जज बन गई। 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की चीफ जस्टिस के पद पर भी वो सेवाएं दे चुकी हैं। उनके कार्यकाल के दौरान सुशीला कार्की ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई सख्त कदम भी उठाए। उनके महत्वपूर्ण फैसलों में महिलाओं को, बच्चों को नागरिकता देने का अधिकार, पुलिस नियुक्तियों में गड़बड़ियों पर फैसले, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और कई भ्रष्टाचार से जुड़े मामले शामिल हैं। 2017 में प्रमुख राजनीतिक दलों ने उन पर पूर्वग्रह यानी कि साजिश के तहत कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए महाभियोग का प्रस्ताव भी पेश किया। हालांकि जनता के भारी समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से ये प्रस्ताव वापस ले लिया गया। बालेन शाह ने ठुकराया पीएम पद। नेपाल में हाल ही में लगाए गए सोशल मीडिया बैन ने देश को राजनीतिक उथल-पुथल में धकेल दिया। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाकर फर्जी खबरों को रोकने का दावा किया था, मगर जनता ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मारा। खासकर युवा वर्ग जेन जी, खासतौर पर जनरेशन जी सड़कों पर उतर आया। विरोध प्रदर्शन जल्दी हिंसक हो गए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी तक शामिल है। पुलिस की सख्ती ने हालात और बिगाड़ दिए, लेकिन युवाओं ने रक्तदान जैसे कदमों से एकजुटता दिखाई और इस अशांति के बीच काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह, जिन्हें बालेन के नाम से भी जाना जाता है, एक नए नेतृत्व के प्रतीक बनकर उभरे, जिन्होंने इस आंदोलन को और हवा दी। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे से उभरे बालेन। लगातार बढ़ते जन आक्रोश और बिगड़ते हालात के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और इसी खींचतान में बालेन शाह का नाम भी तेजी से उभरा। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए कोई आधिकारिक दावा नहीं किया, लेकिन प्रदर्शनकारी उनके नेतृत्व की गुहार लगा रहे हैं। बालेन ने इसे जेन जी का आंदोलन करार देते हुए युवाओं की भावनाओं को समझने की बात भी कही। फेसबुक पर उन्होंने लिखा, यह युवा शक्ति का विस्फोट है, इसमें राजनीतिक दलों को दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने शांति और संयम की अपील की, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का आह्वान किया, जिससे उनकी जिम्मेदार छवि और मजबूत है। बालेन का अनोखा सफर। 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में जन्मे बालेन शाह का जो मूल परिवार है वो मधेश के महोत्तरी से है। सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और कर्नाटक से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर करने वाले बालेन एक रैपर भी हैं। उनके गीत बलिदान जैसे भ्रष्टाचार विरोधी गानों के बीच युवा काफी गूंजे भी आंदोलन के बीच। 2022 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता। पारदर्शिता और कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर काम किया। उनकी रैपिंग पृष्ठभूमि ने उन्हें युवाओं का चहेता बनाया, जो उन्हें अपनी आवाज मानते हैं। विवादों से भी रहा नाता। बालेन की लोकप्रियता के बावजूद विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ उनकी कार्रवाई को मानवाधिकार संगठनों ने अमानवीय बताया। 2023 में फिल्म आदिपुरुष की एक डायलॉग पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए भारतीय फिल्मों पर ही अस्थायी तौर पर बैन लगाने की मांग कर दी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर इसे हटाना पड़ा। फिर बालेन शाह ने नेपाल की नई पीढ़ी के लिए उम्मीद की किरण भी वो बने, जो बदलाव की चाह में उनके साथ खड़ी नजर आई और इस बीच उनका नाम भी पीएम पद की रेस में आगे था। लेकिन जब प्रस्ताव पेश किया जा रहा था, जब वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, इस वर्चुअल मीटिंग में
5,000 लोग जुड़े थे, उस वक्त बालेन शाह ने चुप्पी साध ली। यानी पीएम पद पर उन्होंने जो खामोशी अख्तियार की वो सीधा सीधा उनका इनकार था। यानी अब सुशीला कार्की जो है नेपाल की अंतरिम पीएम होंगी, जबकि बालेन शाह ने अपने नाम पर खामोशी अख्तियार की। एक तरह से उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। तो इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।